सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था उससे पहले हम जो एसेलरेशन की बात की थी। तो एसेलरेशन के रिलेटेड ही एक टॉपिक है जो कि है जर्क। ठीक है, अब ये जो जर्क है ये क्या होता है, तो जैसे हमने पहले देखा था कि पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय हमने टाइम किया तो वो हमको क्या मिला, वेलोसिटी मिला। फिर वेलोसिटी जो है तो उसको हमने डेरिवेशन, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो हमको क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो वैसे ही जब हम एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करेंगे ना dA by dt, तब जाके हमको जो मिलेगा उसे कहते हैं जर्क। ठीक है, तो आप समझो कि ये x अगेंस्ट t का जो ग्राफ होता था, तो वहां पर जो हमको स्लोप मिलता था तो वो स्लोप क्या होता था, वेलोसिटी। तो वैसे ही वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का, ये वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का हम ग्राफ ले तो यहां पर हमको जो मिलता था स्लोप, तो ये स्लोप को हम क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो वैसे ही हम एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ में क्या होगा कि हमको जो स्लोप मिलेगा, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा, तो ये जो स्लोप होगा वो कहलाएगा जर्क। dA by dt ये होता है जर्क। जैसे यहाँ पर स्लोप कैसे मिलता था, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t होता था स्लोप, तो उससे ही हम वेलोसिटी कहते थे। यहाँ पर क्या हो जाता था, डेल्टा v बाई डेल्टा t मिलता था स्लोप, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो स्लोप आएगा डेल्टा a बाई डेल्टा t। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं जर्क। तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बट आप लोगों ने शायद ही सुना होगा इसके बारे में। तो ये नई क्वांटिटी है जर्क। यहाँ पर आपको बुक में इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, बट सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग आपको कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है बुक में, बट आपकी जानकारी के लिए है जर्क करके क्वांटिटी आती है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ के बारे में, और वो ग्राफ है ये v अगेंस्ट t वाला। तो v अगेंस्ट t का जो हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले तो हम एक इंटरेस्टिंग फीचर्स देखेंगे। तो इसका इंटरेस्टिंग फीचर अब देखो तो क्या होगा कि जो v अगेंस्ट t का ग्राफ होगा, ये v अगेंस्ट t का ग्राफ होगा, तो इस ग्राफ में जो भी एरिया बनेगा, सपोज इसकी लेंथ आप ले लो l और ये ले लो b, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू l इंटू b हो जाएगा। तो ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया ही हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा किसमें, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम के ग्राफ में। अब ये कैसे देगा वो देखो, तो अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया की हम बात करेंगे, तो आप देखो तो एक्चुअली लेंथ की हमने बात की, तो जो लेंथ है वो आप देखो तो 0 से लेके t पर आ रही है, तो लेंथ जो है वो हमको क्या बता रही है, t ही बता रही है। और ब्रेड की हमने बात की तो ये देखो 0 से लेके v पर जा रही है, तो ये हमको क्या बता रहा है, v ही बता रहा है। अब एक सिंपल चीज है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये क्या आया, वेलोसिटी इनटू टाइम ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। पता चल रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम आता है, कोई भी आप ग्राफ ले लो उसका एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का यूज करके हमको जो पढ़ना है वो आपका चैप्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो नाम है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट ये जो इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन केस
अब जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको फर्दर फिजिक्स जो भी पढ़ोगे वहां पर हर जगह पर काम आएंगे। इसमें क्या होगा कि आप देखो तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी तब जाके आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे, मतलब कि एक्सीलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा, तब आपको 3 इक्वेशन मिलने वाले हैं। वो 3 इक्वेशन हमको डिराइव करने हैं, बट वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होगा ग्राफ से और दूसरा होगा एनालिटिकल मेथड, या आप उसको डिफरेंशिएट मेथड भी बोल सकते हो। तो हम आज जो पहले देखने वाले हैं वो ग्राफ का मेथड है, क्योंकि एनालिटिकल मेथड जो है उसमें आपको पहले इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। तो अब देखो ग्राफ वाले मेथड में क्या होगा, तो अभी हमने जैसे ग्राफ देखा, तो सबसे पहले हम उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं कि यहाँ पर 0 ये v अगेंस्ट t का कोई ग्राफ है। तो जो पार्टिकल है वो 0 से यहाँ पर कोई v0 उसकी वेलोसिटी है, तो v0 वेलोसिटी t टाइम से है। फिर क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है कि कोई v पर पहुंच जाती है। 0 टाइम पर क्या है, वेलोसिटी v0 है, फिर वो बढ़ते बढ़ते v पर पहुंच जाती है t टाइम पर। अब आप देखो तो यहाँ पर ये वाला जो आएगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस v0 हो जाएगा। ये पूरा v है, उसमें से हम इतना निकाल दे तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा वो v माइनस v0 हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब कुछ नाम ले लेते हैं, a b c d e, ये नाम हमने इसलिए दे दिए, पता चलेगा आगे। अब यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि v इक्वल टू v0 से लेके v तक जो मोशन होती है वो t टाइम में होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो एक्सेलरेशन है वो a इक्वल टू v माइनस v0 अपन t माइनस 0 से होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v बन रही है, इनिशियल वेलोसिटी v0 से स्टार्ट किया था। अब होता क्या है कि टाइम जो है वो t और 0 है। जब भाई टाइम तो ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं वही टाइम हमारे लिए स्टार्टिंग होता है, तो इनिशियल तो टाइम 0 ही आएगा और फाइनल t है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t। सो v माइनस v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू t। सो v इक्वल टू v0 प्लस a इंटू t। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, v इक्वल टू v0 प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया जिसमें v0 इनिशियल वेलोसिटी है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और t कंफ्यूज मत होना, टाइम मतलब कि टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वेलोसिटी v0 से v हुई वो टाइम लेना है। टाइम हम नॉर्मली हम टाइम ही बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो टाइम इंटरवल होता है कि भाई कितने टाइम में वेलोसिटी v0 से v हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया कि पहला इक्वेशन मिल गया हमको। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो देखो कि हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने की बात करें तो डिस्टेंस, ठीक है, चीज याद रखना है, यहाँ पर x डिस्टेंस होता है, सॉरी x डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, x डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो हमको v अगेंस्ट t का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ में हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमने पहले क्या देखा कि ये जो पूरा एरिया बनता है उस ये जो पूरा शेप होगा उसका एरिया फाइंड कर लो। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्राइंगल ABE बन रहा है उसका एरिया ABE, उसका ये ट्राइंगल का एरिया
स्क्वायर बनेगा ये बी टी डी ई, बी सी डी ई, तो उसका एरिया, तो स्क्वायर बी सी डी ई, ये दोनों का एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो तो एबीसी ट्राइंगल जो बन रहा है उसका एरिया वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा एल्टीट्यूड इनटू बेस डिवाइड बाय 2, 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 आएगा, एल्टीट्यूड बेस कितना हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक का, तो आप देखो तो 0 से लेके t है तो उसको हम रखेंगे t, और एल्टीट्यूड जो है तो उसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी v माइनस v0, तो ये आएगा v माइनस v0 प्लस जो स्क्वायर है ये वाला उसका एरिया, तो आप देखो तो 0 से t ये उसकी लेंथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, 0 से v0, तो v0 into t ये उसकी हाइट हो गई। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v0t है वो रख लिया और v माइनस v0 है, v माइनस v0 उसका वैल्यू हम क्या रखेंगे a into t, यहाँ से देखो v माइनस v0 इक्वल टू a into t, तो ये वैल्यू हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और v माइनस v0 की जगह a t रख देंगे और ये t बाहर जो था वो, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 1/2 a into t स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो लिया है वो क्या लिया है कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है x0 वो हमने 0 लिया है, इसलिए इस केस में अब x माइनस x0 इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a into t स्क्वायर, ये भी हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो x0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, x0 इक्वल टू 0 एंड x0 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें अब देखो तो जो स्केल से मेजर करते हो तो क्या होता है कि 0 से स्टार्ट करते हो और 5 नंबर पर आपका जो मेजरमेंट आता है तो आप क्या करते हो कि वो 5 ले लेते हो, बट एक्चुअल में वो क्या होता है 5 माइनस 0 करना पड़ता है, तो 0 को हम नहीं करते इसलिए हम सिर्फ 5 लिख देते, तो वो ये वाला है कि x माइनस x0 करना है तो वो 0 ही है इसलिए। पर जब अगर आपका स्केल टूटा हुआ होगा, सपोज आपका स्केल टूटा हुआ है, आप 2 से मेजर कर रहे हो और आपका मेजरमेंट 5 आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट 5 थोड़ी लिखोगे, अब आप क्या करोगे 5 माइनस 2 करोगे ना, तो वो चीज यहाँ पर है कि हमको 2 को मेंशन करना पड़ता है। तो जब 2 को मेंशन कब करना पड़ा, जब वो 0 नहीं होगा, तो वो चीज यहाँ पर हमने बताई है। तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये दोनों कुछ अलग नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन 0 थी और इसमें इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होती है, इतना ही डिफरेंस है। अब ये तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों सेकंड इक्वेशन ही है, ठीक है, सेम ही है दोनों। अब थर्ड इक्वेशन की हम बात करें तो ये वाला जो इक्वेशन है उसी को हम वापस लिखते हैं x इक्वल टू 1/2 t v माइनस v0 प्लस v0t। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, तो 1/2 tv माइनस 1/2 tv0 प्लस v0t, हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओवर कर दिया है। तो अब क्या होगा कि आप देखो तो v0t ये 1 v0t है, ये माइनस 1/2 v0t है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 vt माइनस 1/2 सॉरी प्लस हो जाएगा, ये 1 है उसमें से ये हाफ माइनस हो रहा है, तो क्या होगा हाफ बचेगा, तो 1/2 v0t। अब इसमें देखो तो 1/2 और t कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू 1/2 v प्लस v0 और t को हमने साइड में निकाल दिया कॉमन में। अब ये जो t है इसकी वैल्यू हम यहां से रखेंगे, इसी पर से t क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू v माइनस v0 अपन a हो जाएगा, तो वो वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो क्या होगा 1/2 v प्लस v0 और t
t की वैल्यू जो है वो हम अब यहाँ पर रख रहे हैं, तो वो हो जाएगा v माइनस v0 अपन a। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, v प्लस v0 v माइनस v0, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू ए, तो उसको हम दूसरी साइड ले आए तो 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब अगेन जैसे यहाँ पर हमने इनिशियल पोजीशन को 0 लिया था तो सिर्फ x आ गया था, इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस x0 हमको लिखना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि 2a x माइनस x0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ये केस में क्या होगा, x0 इज नॉट 0, इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होगी, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाला जो है वो भी थर्ड इक्वेशन ही कहलाएगा, पर तब जब इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होती है। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो भी कौन से हैं कि ग्राफ के मेथड से। अब देखो आपको अगर x दिया जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और आपको बोला जाए कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो क्या होगा कि आप dx by dt इक्वल टू v कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको v दे दिया जाए और एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो एक्सीलरेशन क्या करोगे आप dv by dt कर दोगे। बट अगर कुछ अलग आ जाए, जैसे कि आपको v दिया जाए वेलोसिटी और आपको पूछा जाए कि x फाइंड करो, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये तो आपको x का ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया था। अब अगर v दिया जाए और x पूछा जाए तो v दिया जाए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, तो क्या होगा कि आपको इसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस होती है वो अब यहाँ पर आएगी। तो पहले तो कंफ्यूज मत होना, जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है ना उसकी पूरी उल्टी प्रोसेस है ये वाली। तो अगर आप मतलब समझो कि डिफरेंशिएशन, तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हो तो ये डिवाइडेशन की प्रोसेस है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा दोनों का कुछ रिलेशन है, बट समझाने के लिए कि दोनों एक दूसरे से अलग प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या होती है इंटीग्रेशन की वो समझो। तो आपको इस तरीके से कोई एरिया मिल जाए और आपको मतलब ये कोई शेप आ जाए तो इसका एरिया आप फाइंड कर लोगे, ये आप फाइंड कर लोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपको इस तरीके से कोई ट्रायंगल आ जाए तो भी आप फाइंड कर लोगे कि इसका भाई फॉर्मूला लगा तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको इस तरीके से कोई कर्व आ जाए, अब बोले कि इसका एरिया फाइंड करो, तो क्या हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। ऐसे एरिया का कोई डायरेक्ट क्या होता है कि फॉर्मूला भी नहीं होता है। अब इसका जो फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीका अपना सकते हैं। ये जो हमारा ग्राफ होगा उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब देखो तो ये जो इतना सा पार्ट बनेगा इसका एरिया तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ये सपोज उसकी dx जितनी थिकनेस हो गई और ये इसकी h जितनी हाइट हो गई, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा कि ये इतना का है, फिर यहाँ पर आप करो तो हर जगह पर आप इसका एरिया तो फाइंड करोगे, बट वहां पर भी क्या होगा कि टोटल एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, समेशन dx, और आप यहाँ पर 0 से लेके सपोज कोई x लेंथ है तो क्या करोगे कि 0 से लेके x तक के डिस्टेंस में आप dx h into dx का आप समेशन करोगे। बट होता क्या है समझो कि ये इस तरीके से कर्व है ना,
तो आप ये जो एरिया ले लोगे तो उसमें क्या होगा कि ये छोटा छोटा आप एरिया ले रहे हो तो उसमें तो ये जो देखो आप ऊपर ये मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला जो एरिया होगा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, वो तो छूट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर एच ले रहे तो हाइट ले रहे तो वो तो सीधी आएगी। जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा कि ये कुछ नहीं छूटेगा, बट यहाँ पर तो क्या होगा कि हाइट तो हम इस तरीके से लेंगे। तो ये जो मैंने डार्क किया है ये पोर्शन क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। तो उसको भी जब हमको कैलकुलेशन में लेना होगा तब हम वहां पर सम की जगह क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये साइन जो है उसको निकाल के हम वहां पर क्या करेंगे, h dx इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से पूरा अलग है। अब इसमें क्या होगा कि दो टाइप के, ये गया वापस, इसमें भी दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक आएगा डिफाइनाइट और दूसरा आएगा इनडिफाइनाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो जो डिफाइनाइट आएगा और एक इनडिफाइनाइट आएगा तो होता क्या है कि आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप सपोज यहाँ पर देखो तो आप क्या करोगे कि इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, कुछ लिमिट आ रही है आपकी 0 से लेके x तक के लेंथ में, तो वो हो जाएगा 0 से x तक का आप करो तो वो क्या हो जाएगा भाई, डिफाइनाइट हो जाएगा। और इनडिफाइनाइट में क्या होगा कि आपको कोई लिमिट नहीं आएगी, ये डिफाइनाइट होगा तो इंटीग्रेशन का जो साइन होगा ये इस तरीके से, इसमें आपको 0 से लेके x लिखना पड़ेगा। बट जब वो डिफाइनाइट नहीं होगा, इनडिफाइनाइट होगा, तब क्या होगा, किस तरीके से साइन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनडिफाइनाइट हम dx की बात कर रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। बट जब भी इनडिफाइनाइट की बात कर रहे तो क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन होता है उसके साथ आपको कोई कांस्टेंट c रखना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। डिफाइनाइट में क्या होगा कि आपको इस तरीके से कोई कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपने लिमिट लगा दी है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। वो कैसे होता है वो समझो, उसके पहले ये चीज समझ लो कि इनडिफाइनाइट जब होगा तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की साइन है वहां पर कोई लिमिट नहीं आएगी, कोई मतलब नीचे या ऊपर कोई नंबर नहीं लिखना होगा, बस इंटीग्रेशन कर लिया और प्लस c लगा लिया, इस तरीके से ये हो जाता है। अब ये जो इंटीग्रेशन है तो उसके भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बोल दिए थे याद रखने, वैसे ही यहाँ पर भी हमको जो जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सिंपल ये इस तरीके से आपका सिंबल है, तो dx इस तरीके से अगर आपका कुछ इंटीग्रेशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज वैसे ही याद रख लो कि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहां पर क्या लिखा था कि जो कांस्टेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 0 होता था। तो यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो वेरिएबल होगा वो हो जाएगा, तो उसको आप थोड़ा सा उल्टा करके अगर आप समझने जाओगे तो क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन dx मतलब कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ओनली dx में तो जो x है वो तो हमारा वेरिएबल है, तो होगा क्या कि यहाँ पर हमको इसका जो डिफरेंशिएशन है वो मिल जाएगा x और साथ में हमको c लगाना ही है कांस्टेंट। वैसे ही आप देखो तो x रेज़ टू n dx, तो इस तरीके से जब आएगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, इस तरीके से हमको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। अब यहां पर देखो तो e रेज़ टू x dx
प्लस सी सब में लगा के जाना है e रेस टू x dx। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि ये e रेस टू x ही हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि e रेस टू x जो होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी वही रहेगा। अब देखो तो यहाँ पर आप देखो इसमें क्या होगा, n नॉट इक्वल टू -1, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, n -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n -1 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा और वो भी डिनोमिनेटर में, तो वो अनडिफाइंड टर्म है, तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो n -1 तो समझो कि x रेस टू -1 आया, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए ऐसा बोला। अब देखो तो क्या आया, x रेस टू -1 आया n, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log x। जब n इक्वल टू -1 आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। बाकी सब में यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ x रेस टू -1 आएगा तब उसका फॉर्मूला log x हो जाएगा। हमने देखा था उसमें कि जो log x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या था, तो वो क्या मिला था, 1/x मिला था, तो 1/x x रेस टू -1 1/x, उसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमको इंटीग्रेशन करते जाना है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, अब इसमें क्या होगा कि जो sin cos tan उसके भी सारे जो फंक्शन है वो भी आएंगे। अब जैसे हमने sin है sin x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन था वो हमने लिया था cos x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन उसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx वो आ जाएगा -cos x, ठीक है। उसी तरीके से cos x लिया था तो उसका हमने -sin x लिया था इंटीग्रेशन, तो सॉरी डिफरेंशिएशन, वाइडेस मतलब उसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस sin x, ठीक है। तो उसी तरीके से बाकी के सारे जो टर्म होते हैं उनका भी हमको क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन मिल जाएगा, उसकी अभी हमको जरूरत नहीं है। अभी हमको जो जरूरत है वो क्या है कि ये इंडिफाइनाइट हो गया, अब हम जो फाइनाइट डिफरेंशिएशन आता है तो उसकी हम बात करेंगे। तो फाइनाइट डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपका ये इंटीग्रेशन होगा, उसमें आपको क्या किया जाएगा कि सपोज मान लो 2 से लेके 5 तक है, ये आपका कोई लिमिट में आएगा, मतलब 2 से लेके आप 5 तक इतना एक फाइनाइट एरिया में ही आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो सपोज x रेस टू 3 है dx, इसका x रेस टू 3 एक कोई फंक्शन है, तो उसका हम 2 से लेके 5 में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये है x रेस टू n वाला, तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू 4/4। अब यहाँ पर फाइनाइट है तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन आएगा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 जो हमारी लिमिट है वो बारी बारी से रखनी पड़ेगी। कहाँ पर, तो जो वेरिएबल होता है उसकी पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप देखो तो क्या करना पड़ेगा कि x रेस टू 4 1/4 जो है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे लिमिट में क्या रहेगा 2 और 5, x रेस टू 4 के लिए जो वेरिएबल होता है वहीं पर तो लगानी है, 1/4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4, x की जगह हमको क्या करना पड़ेगा 5 रेस टू 4 माइनस दूसरी लिमिट लगानी है, उसमें माइनस करके क्या करना पड़ेगा 2 रेस टू 4, इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। अब देखो तो 5 रेस टू 4, तो आप देखो तो ये 1/4, 5 रेस टू 4 625 माइनस 2 रेस टू 4, तो वो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, तो 609 बचेगा डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर हो जाता है इस तरीके से। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट को कि यहाँ पर आप देखो तो ये x एक वेरिएबल है
और आपका जो लिमिट होगा ना वो लिमिट क्या करते हैं कि ये तो कोई नंबर दिया था बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा कि 0 से चल के x तक, तो यहाँ पर आप 0 लगा दिया और ऊपर बोल दिया कि x तक, तो उस वक्त क्या करना होगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x आया, तो क्या होगा कि कुछ नहीं, ये जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। कैसे रहेगी, तो देखो हमको करना क्या होता है कि एक बार जो ऊपर वाली लिमिट होती है वही रखनी होती है, तो क्या हो जाएगा x⁴, अब x⁴/4 है तो उसमें x की जगह क्या रखना है, x ही रखना है, तो ये x⁴/4 ही रहेगा, माइनस x की जगह अब क्या रखना है 0, तो वो क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा, तो ये माइनस करके लिखने की कोई जरूरत नहीं, x⁴/4 वो एज इट इज ही रहेगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है, और ये चीज आप लोगों को क्या होगी, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं जो कि आपका बुक में एग्जांपल 3.3 भी है, वो क्या हो जाएगा कि इसी तरीके से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वहां पर। तो अब वो देखते हैं। अब देखो हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी के बेस पर हमको एग्जांपल 3.3 करना है, जिसमें भी एक्चुअली हमको इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव करने हैं बट बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर यूज होगा, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे a से, a = dv/dt होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, स्पीड और फिर लास्ट में एक्सीलरेशन पढ़ा। तो जो एक्सीलरेशन पढ़ा उसी के ऊपर से हमको स्टार्ट करना है, a = dv/dt। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म हो, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो dv = हम क्या लिख सकते हैं a × dt से क्रॉस किया है तो dv = a × dt लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते जाओ तो ये क्या हो जाएगा dv = a × dt। अब यहाँ पर जो लिमिट रखने की बारी आएगी तो वो लिमिट क्या रखनी होगी हमको, तो वो हमने जो ग्राफिकल मेथड देखी थी उसमें देखा था कि 0 से स्टार्ट करके v0 पर ये वेलोसिटी और इधर टाइम होता है, तो टाइम तो 0 से लेके t तक ही होता है, बट जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी v0 से v पर पहुंचती है, इनिशियल v होती है फाइनल v पर पहुंचती है। तो ये हमारी अब इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट क्या हो जाएगी कि जो टाइम होगा वो 0 से t रहेगा और जो वेलोसिटी होगी वो v0 से v रहेगी। तो यहाँ पर हमको अब क्या करना है कि वेलोसिटी देखो तो v0 से v हो जाएगी और टाइम 0 से t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो dv है, तो जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेशन dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था x होता था, तो यहाँ पर dv है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और हमको लिमिट रखनी है कि v0 से v तक। इधर देखो तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन किसका होगा dt का, तो dv का v हुआ तो dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ पर t हो गया और लिमिट आएगी 0 से t। अब देखो तो हमको करना क्या होता है कि जो लिमिट रखी है तो एक बार वेरिएबल की जगह ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली, तो क्या आ जाएगा v और माइनस क्या हो जाएगा v की जगह v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और ये लिमिट में क्या हो जाएगा t की जगह t लिखो और t की जगह 0 लिखो, तो t - 0। तो अब देखो तो हमको क्या मिलेगा v = v0, उसको हम दूसरी ओर ले गए और इधर a t - 0 तो वो सिर्फ t बचेगा, तो प्लस a × t, तो ये इक्वेशन हमने वहां पर भी डिराइव किया था v = v0 + at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हमको ऑब्टेन करना है, तो दूसरे के लिए क्या करो कि भाई v पर आ जाओ, v = dx/dt, v = dx/dt। अब इसमें क्या करना होगा, तो हमको दूसरा इक्वेशन हमने किसके लिए ऑब्टेन किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पर भी v = क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है, तो
यहाँ पर dx इक्वल टू v इंटू dt, इस तरीके से करो। अब इसमें क्या होगा, तो वापस से जैसे यहाँ पर ये dv और dt वाला कॉमन जाता इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर भी dx और dt वाला आ गया है, तो उसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन dx इक्वल टू ये हो जाएगा v dt, उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से। अब देखो तो यहाँ पर जो v आता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, dv चाहिए, ठीक है। v आता है तो उसके लिए हमको जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होगा वो भी v होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो t है, इधर v बताया और t है, v तो कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट ओनली a है, तो v वेरिएबल आया, t भी वेरिएबल आया, बट दोनों ऑपोजिट अलग आए, दोनों का साथ में इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू जो v है तो उसकी वैल्यू यहां से लिखनी है, v0 प्लस at, v की वैल्यू यहां से लिखो तो वो हो जाएगी इंटीग्रेशन में v0 प्लस at, v0 प्लस at, और ये dt तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो तो क्या होगा कि जो वेरिएबल है वो आ गया t वाला, यहां से ये t आ गया इसमें। अब देखो तो लिमिट क्या रखनी होगी, तो x 0 से x हो जाएगी, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन को 0 नहीं ले रहे, तो x 0 से x पर चलता है। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, तो इधर आएगी टाइम की लिमिट, ठीक है। ये वेरिएबल यहाँ पर ये कौन सा बन रहा है, dt है ना, तो लिमिट भी किसकी आएगी, टाइम की, तो वो हो जाएगी 0 से t, टाइम की लिमिट तो 0 से t ही रहेगी। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x 0 से लेके x में इक्वल टू, इधर आप देखो तो ब्रैकेट में दो टर्म है, तो इसको अलग अलग कर दे तो कैसे लिख सकते हैं, 0 से t में v0 dt प्लस 0 से t में at dt, तो इधर क्या हो जाएगा, x और x0, एक बार x की जगह x लिखो, एक बार x0 लिखो, तो x माइनस x0 इक्वल टू, इधर देखो तो v0 है इनिशियल वेलोसिटी और dt है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, v0 तो एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t में, लिमिट 0 से t रखी थी, प्लस इधर आप देखो तो a कांस्टेंट है, और क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन करना है, तो वो हो जाएगा t²/2, t⁻1 होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻1 + 1 अपन 1 + 1, तो ये हो जाएगा t²/2, और किसमें, तो वो भी हो जाएगा 0 से t में। तो यहां पर क्या मिलेगा, x माइनस x0 इक्वल टू v0 t। अब देखो 0 से t में रखना है, तो t की जगह t रखो और t की जगह 0 रखो, तो होगा क्या कि 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हम यहाँ पर v0 t ही लिख देते हैं। वैसे ही इधर क्या होगा, 1/2 निकलेगा, a निकलेगा, और t की जगह क्या रखना है, एक बार t रखना है, एक बार 0, तो वो सेम क्या हो जाएगा, t² - 0, तो 0 नहीं लिखते, डायरेक्ट t² लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। यही चीज हमने देखी थी ग्राफ में भी कि x = v0t + 1/2 at², और इनिशियल पोजीशन 0 नहीं हो तो क्या होगा, x - x0 होता था, तो यही चीज हमने देखी थी वहां पर भी। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब थर्ड के लिए हमको क्या करना होगा कि वापस a पर भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर a = dv/dt करते हैं। अब इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि दोनों को हम dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, a और ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला क्या बनता है, dx/dt, dx/dt वो होता है v, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v बचा क्या,
ऊपर बचा dv, नीचे बचा dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि a v के फॉर्म में ले आए। अब देखो a dx इक्वल टू v dv, इस तरीके से हमने किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखो तो क्या होगा कि वापस से dy dx dt वाला आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ही करना रहेगा। तो a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा। dx का इंटीग्रेशन कहां से, x0 से x में इक्वल टू इधर क्या होगा v0 से v में v dv। लिमिट बताई ना कि इनिशियल v0 रहती है, फाइनल v पर, तो वो सब जगह पर वही लिमिट अप्लाई करनी है। इधर देखो तो क्या हो जाएगा a और x क्या हो जाएगा, सॉरी dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये आएगा x, x0 से x के बीच। इधर देखो तो v1 आया है, तो जब भी 1 आता है तो क्या होता है स्क्वायर और नीचे 2 आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, और वो भी किस में, लिमिट v से v0 में। तो यहाँ पर क्या होगा तो आप देखो a और x की जगह एक बार x लिखो, एक बार x0 लिखो, तो x माइनस x0 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा v की जगह v लिखो और v की जगह v0 लिखो, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2। अब इधर से 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2a x माइनस x0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, यही हमने ऑब्टेन किया था। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड भी देख लिया।